बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ न्यू पाकिस्तान में। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार। और नाज़रीन, अगर प्रोग्राम के आगाज़ में बात करें कि नवंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा है, आखिरी दिन चल रहे हैं और दिसंबर बस शुरू होने को है, लेकिन अगर हम मौसमियाती तब्दीलियों को देखें तो इतनी ज़्यादा हो गई हैं मौसमियाती तब्दीलियाँ कि तशवीशनाक हद तक इस वक्त की सूरत हाल है कि सर्दी अब तक नहीं आई। शायद बहुत सुबह सुबह आपको कुछ ठंड महसूस होती हो या रात के किसी पहर में ठंड महसूस होती हो, लेकिन पूरा दिन कड़कता सूरज आपके सर पे होता है और ज़रा ठंड महसूस नहीं होती। ये इस वक्त असरात हो रहे हैं स्मॉग के, बाद में फॉग भी आएगी, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियाँ इस हद तक ख़तरनाक तेज़ी से बढ़ रही हैं जो कि हम सब के लिए तशवीश का बायस हैं और हम सबको इस पर कुछ ना कुछ अपने ज़ाती तौर पर कुछ ना कुछ इक़दाम करने की ज़रूरत है। एक छोटी सी मिसाल मैं इस हवाले से ये भी दूंगी कि कल रात को मैं घर गई तो हमारे घर के पास ही एक मस्जिद के इमाम साहब थे, उन्होंने कूड़े को आग लगाई हुई थी। अब आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कि जब हम लोग ज़ाती तौर पे इन चीज़ों को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो फिर मजमूई तौर पे क्या होगा, हुकूमत क्या कर लेगी। इसलिए ज़ाती तौर पे हम सबको अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। आज के टॉपिक्स की जानिब बढ़ती हूँ। आज बड़े ज़बरदस्त टॉपिक हैं। पहले तो एक परेशानी वाली खबर है कि हुकूमत एक मिनी बजट ला रही है। इस हवाले से हम बात करेंगे। अवाम पर फिर से महंगाई का बम गिराने जा रही है। इसके अलावा आपकी मुलाकात करवाएंगे पाक नेवी के एक ऑफिसर से और उनकी ज़िंदगी इस वक्त किस तरह गुजर रही है, आपको एक नया रास्ता दिखाएगी, ज़िंदगी जीने का नया रास्ता दिखाएगी। इसके अलावा बताएंगे कि ज़ियाबतीस का जो मरज़ है पाकिस्तान में नहायत तेज़ी से फैल रहा है और अगर हमने एहतियात नहीं की अपने खाने पीने के मामलात में तो बहुत जल्द पाकिस्तान एक बीमार कौम के तौर पर कहलाया जाएगा। और आपको मिलवाएंगे मोहब्बत की निशानी ताज महल दोबारा से तामीर करने वाले आज के मुमताज़ और उनके जो शौहर हैं शाहजहां, उनसे। ये तो खैर मैंने हवाला दिया है, लेकिन उनसे भी आपको मिलवाएंगे। कौन शख्सियत है वो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हुकूमत मिनी बजट लेके आ रही है और इस सिलसिले में जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि 350 अरब की जो टैक्स छूट थी, जो कि आवाम को टैक्स छूट थी, वो अब IMF से जो कर्ज लिया है हुकूमत ने, वो IMF के जो शर्तें हैं उसकी वजह से टैक्स छूट आवाम से ख़त्म कर दी जाएगी। यानी कि आवाम को जो सब्सिडी दी जा रही थी कुछ चीज़ों पे, वो सब्सिडी बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएगी। इससे महंगाई किस हद तक आएगी, आवाम पर इसका क्या असर होगा, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और छठे शेड्यूल के खात्मे से 350 अरब की जो टैक्स मराहत हैं वो बिल्कुल आवाम से ख़त्म कर दी गई हैं। अब पाकिस्तान को IMF से $1 अरब से ज़ायद की किस्त वसूली के लिए इन इक़दाम पर जल्द अज जल्द अमल दरामद करना होगा। इस पर हम बात करेंगे। माहिर मुआशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि जो 350 अरब रुपए की टैक्स छूट है जो कि आवाम को दी जा रही है, ये टैक्स पेयर हैं सिर्फ उनको दी जा रही है या जो नॉन पेयर हैं उनको भी दी जा रही है? मतलब मजमूई तौर पर टैक्स छूट है जो कि ख़त्म कर दी जाएगी? देखिए, पहले मैं आपसे बता दूं कि जो बुनियादी तौर पर शराइत इस हुकूमत ने तय किए हैं IMF से जी, वो नाकाबिल फहम है, नाकाबिल दिफा है। और ये जो इसको तय करने में 20 महीने तक IMF का प्रोग्राम मुअत्तल रख के मईशत को तबाह किया, उसका दिफा मुमकिन नहीं है। ये तो बुनियादी बात है। और नतीजे क्या होंगे वो पहले मैं आपको बता दूं। हमारा इस वक्त अफरात ज़र है 9.2%, जो खित्ते में सबसे ज्यादा है। इन तबाहकुन शराइत जो मंजूर की हैं उसके नतीजे में खुदा न खास्ता मैं समझता हूँ अफरात ज़र कम से कम 15% से या उससे ज्यादा रहेगा। इसमें किसी पाकिस्तानी को अब शुबा नहीं होना चाहिए कि वो 15% महंगाई, लेकिन जो खाने पीने की अशिया हैं उनकी कीमतों में 20% से ज्यादा इजाफा होगा। ये पाकिस्तानी कौम को अभी समझना होगा और शायद तैयार भी रहना होगा। लेकिन इसको इस तरह से आप समझ लें कि जिसकी आमदनी कम है, यानी 25,000 रुपया तनख्वाह है या आमदनी कम है, उसके ऊपर 5,000 रुपया महीने का इजाफी बोझ पड़ेगा। अच्छा, मतलब उसके पास सिर्फ 20,000 रुपया रह जाएगा। वहाँ तो ये करोड़ों लोग इससे इस तरह मुतासिर होंगे इन तबाहकुन शराइत से जिनसे बचना मुमकिन था। उसमें मुझे कतई कोई शुबा नहीं है कि इससे बचा जा सकता था, लेकिन खेल जो था वो असल में इससे कहीं आगे था। हमें तो ये देखना होगा कि इन्होंने जो 20 महीने तक IMF प्रोग्राम मुअत्तल रखा और मईशत को तबाह किया, ताकि जब IMF के पास जाएं तो जवाब ना रहे हमारी हालत इतनी खराब है। लेकिन ये 20 महीने मुअत्तल क्यों किया? ये चाह रहे थे कि शरह सूद को कम करके जो ताकतवर तबके हैं उनको कई सौ अरब रुपए के बैंकों से कर्जे दिलाएं
वो गैर जरूरी इम्पोर्ट्स करें, गाड़ियां खरीदें, तो तजारती खसारा बढ़े, महंगाई बढ़े, लेकिन वो लोग मुनाफा कमा लें। IMF ये कहता था, हमेशा से कहता है, ये कानून है IMF का, कि अगर आपका अफरात ज़र ऊंचा है तो वो फिर शरह सूद को कम करने की इजाजत नहीं देते। तो इन्होंने क्या काम किया कि 20 महीने तक उसके प्रोग्राम को सस्पेंड कर दिया और कई सौ अरब रुपए के सस्ते कर्जे लोगों को दिए, जिससे तिजारती खसारा तबाह हुआ। तो ये जानबूझ के जो ताखीर की मामला तय करने में जो 4 या 5 दिन का काम था, उसको 20 महीने लगाए। ये है असल जो, इसको मैं बताऊंगा कि ये कैसे हुआ। लेकिन इसके लिए पैसा जो चाहिए था, तो कम से कम कई करोड़ लोगों से 675 अरब रुपया इन्होंने गैर कानूनी तरीके से खींचे और ये सस्ते कर्जे देके मईशत को तबाह कर दिया। अच्छा, अब आपने जैसे, अब मैं उसको एक्सप्लेन करने से पहले जो आपका सवाल है, पहले वो बता दूं। देखिए, पहले तो उन्होंने जो भत्ता है पेट्रोलियम लेवी, उसको मैं ये कहा है कि जब जो है 4 रुपए महीना हर साल आप बढ़ाएंगे इसमें पेट्रोल की मसनूआत। असल चीज ये है, जब वो बढ़ाएंगे तो दालें, सब्जियां, गोश्त जो है महंगी हो जाएंगी। तो कई महीने तक आपने क्या मुज़ाकरात किए थे? हमारा बजट जो था उसमें रखा गया था पेट्रोलियम लेवी 610 अरब रुपया हमारा बजट था, जो हमने मंजूर किया था पार्लियामेंट। वो बनता है 50 रुपए, 50 जो है वो 50 अरब रुपए महीना। तो ये जो है, तो जब आप बनता है तो वो IMF यही कह रहा है कि भाई आपके 7 महीने बाकी हैं इस माली साल में, आपका बजट जो है वो है 50, तो आप 350 अरब पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दें। तो आप क्या बहस कर रहे थे उनसे? बचने का एक तरीका था कि इमरान खान साहब ने जो कहा था कि मैं 100 दिन के अंदर हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाऊंगा, वो लगा देते तो बच जाता। वो आपने उनको कह दिया हम नहीं लगाएंगे। तो IMF ने कहा जी आप जितनी बहस कर लें, आपके बजट में उतना लिखा है वो तो बढ़ाना पड़ेगा। वो उनको भी पता था बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ताखीर करके बढ़ा दिया। फिर ये जो सब्सिडी विड्रॉ की है, जो आवाम के ऊपर बोझ था 350 अरब का, उसका भी वाहिद तरीका यही था कि आप हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाते तो IMF से कहते जी बजट खसारा हमने कम कर दिया, आमदनी हमने बढ़ा ली, इनकम टैक्स बढ़ा लिया। इनकम टैक्स में क्या मसला था कि हमारी जो टोटल टैक्स का है 11,000 की हमारी इस्तेदाद है, उसमें से हम इनकम टैक्स वसूल कम कर रहे हैं 5,000 अरब रुपए। अच्छा, वो नहीं हम लेते, उसके बजाय हम जनरल सेल्स टैक्स और ये इनडायरेक्ट सब्सिडीज इन पे डालते हैं। वो जो 5,000 अरब रुपए है वो हम इसलिए नहीं देते कि वो ताकतवर तबके इनकम टैक्स नहीं लेते, देना चाहते और आप लेना नहीं चाहते। तो IMF ने कहा भाई ये 5,000 को आप ले नहीं रहे, तो जैसे आपने भत्ता पेट्रोलियम ने भी बढ़ाया, ये भी विड्रॉ कर लें सब्सिडीज को, या आप वो कर दे तो हम खामोश हो जाएंगे। जी वो तो नहीं कर सकते, हमारे मंशूर में भी है, सब कुछ है, 100 दिन के अंदर हमने कहा भी था, मगर करेंगे नहीं, ताकतवर तबके तैयार नहीं है। तो उनका फिर आप ये कर लें कि आवाम का ये कर लेते हैं, GST का कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि जी आपका तो बजट खसारा ज्यादा है, तो आप 200 अरब रुपए तरक्याती अखराजात कम कर दें। शान अखराजात इन्होंने कहा नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी और शरह नमूद सुस्त हो। फिर उन्होंने कहा कि जी आपका जो सर्कुलर डेट है वो 3 साल में, इस हुकूमत के दौर में 1150 अरब रुपए हो गया। पिछली हुकूमत के दौर में 5 साल में इससे कम हुआ था। और इमरान खान साहब ने कहा था हंगामी बुनियादों पर हम इसको कम करेंगे। ताकतवर तबके तैयार नहीं थे, तो IMF ने कहा जी ये तो आपका बढ़ रहा है, तो आप ऐसा करें बिजली की नर्ख बढ़ा दें या उसको कम करें, क्योंकि हम बिजली की नर्ख बढ़ा देते हैं। तो सवाल ये कि ये जो सारे फैसले हैं, इसमें तो गुंजाइश आपने छोड़ी नहीं थी उनके पास। या तो आप 20 महीने गुजारने के बजाय आप ये कहते हैं कि हम आमदनी पे टैक्स ले रहे हैं, शान अखराजात कम कर रहे हैं, तो ये तो आप मंजूर करके तहरीर तौर पर उनको दे चुके थे। तो ये स्टेट बैंक के गवर्नर ने और पिछले वजीर खजाना ने सब लिख के दे दिया था। अच्छा शाहिद साहब, ये बहुत टेक्निकल सी बातें हैं, ये हमारे शायद आम लोगों की समझ में उस तरह ना आए, लेकिन इसको बहरहाल समझना बहुत ज़रूरी है। अब जो मिनी बजट हुकूमत लाने जा रही है, आपके ख्याल में ये आम आदमी के लिए कितना जहरीला कहना चाहिए, कितना जहरीला या सख्त साबित होगा? जी मैंने वही अर्ज किया कि ट्रांसपोर्ट के किराए, दालें, सब्जियां, गोश्त, इन सब चीज़ों में कोई जो है 20% इजाफा होने जा रहा है। 20% की अशिया में। तो जो आदमी अपने बीवी बच्चों को पेट भर के खाना नहीं खिलाता, जिसको मुनासिब कैलोरीज नहीं मिलती, जिनसे बच्चों की या बीवी की और उसकी अपनी सेहत तबाह हो रही है, वो ग़िज़ाइयत मजीद कम करेगा। असल जो मेरी परेशानी है, तो जब वो ग़िज़ाइयत कम करेगा, रात को बिजली नहीं होगी, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, बच्चा बीमार होगा, उसका इलाज नहीं कर रहे, तो जब वो फैक्ट्री या दफ्तर में जाएगा तो क्या काम करेगा? फिर उसका जो एहसास महरूमी है, उसको कहेगा जी मुझे क्या मिला, मेरी तो पहले भी जिंदगी अजीरन थी, खित्ते में सबसे ज्यादा महंगाई मेरे मुल्क में है, फीकस आमदनी खित्ते में हमारी सबसे कम है, अब आप उसको मजीद कम कर रहे हैं आमदनी को, और जो है वो टैक्स लगा के बिजली के नर्ख, पेट्रोल के नर्ख, दालों के नर्ख, जो है
चीनी के नर्ख, दूध के नर्ख, दवाइयों के नर्ख सब आप बढ़ाएंगे, मैंने जैसे कहा 20% इजाफा होगा और 15% ओवरऑल महंगाई में होगा, तो अवाम ही कुचले जाएंगे, जबकि आप उनकी अवाम ही कुचले जाएंगे। शाहिद साहब, अच्छा अभी जैसे कि आप कह रहे थे कि IMF की जो शराइत है उसके मुताबिक अब हुकूमत को जो मिनी बजट में 200 अरब की जो तरक्याती काम है उनका जो बजट मुख्तस है उसमें 200 अरब की कमी करनी पड़ेगी, तो वैसे ही हमारे मुल्क में कोई तरक्याती काम तो हो नहीं रहे। हम पाकिस्तान में ऐसा तो कुछ देख ही नहीं रहे हैं कि कोई बहुत ऐसा तरक्याती काम हो रहा जो नजर भी आ रहा हो, तो अगर मजीद कमी कर दी गई तो फिर तो हम मजीद नीचे से नीचे की तरफ, बदहाली की तरफ ही जाएंगे। नहीं, तो इसमें आपको शुबे की क्या बात है? बात दरअसल बिल्कुल वाज़ेह है। पहले तो मैं इनको IMF की शराइत नहीं कह रहा, आपने उनसे मंजूर किया, उन्होंने वो कहते हैं जी आप अगर आप इनकम टैक्स ले लें, हम मालदार लोगों से हम नहीं लगाएंगे। अगर आप उनसे, जैसे मैं बताऊं, कानून तोड़ के जिन्होंने नाजायज असासे मुल्क के अंदर बनाए, मुल्क के अंदर जिनमें इनकम टैक्स, जिन्होंने एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया, कानून मौजूद था, हुकूमत के पास तफसीलात मौजूद थी, 900 अरब रुपए उनसे ले सकते थे कानून के मुताबिक, उन चोरों से, चंद लाख लोगों से जिन्होंने दौलत लूट के पाकिस्तान में असासे रखे हैं। आपने कहा जी वो भी हम नहीं करेंगे, लेकिन तो ठीक है, उन्होंने कहा जी आप जाने, आपका मुल्क है, 22 करोड़ आवाम से आप लेना चाहते हैं, उन चोरों से नहीं लेना चाहते, वो आपकी मर्जी। आप इनकम टैक्स लेना नहीं चाहते, आवाम पे टैक्स लगाना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी, उनका तो मुल्क नहीं है। तो आप उन पे इल्जाम देने के बजाय 20 महीने तक क्या मुज़ाकरात कर रहे थे? मैंने जो आपको 4 शराइत बताई हैं, ये तो वो हैं जो कि आपका बजट में आपने अप्रूव किया था, सब कुछ था। तो ये तो एक साजिश थी कि ताकतवर अफराद को नवाज के अवाम को कुचल दिया जाए, कर्जों का बोझ बना दिया जाए और पाकिस्तान के पास कोई ऐसा मौका ना छोड़ा जाए कि IMF से मुज़ाकरात करें। ये कह रहा है जी हम डट के खड़े हो जाएंगे, ये सब बेकार की बात है। ये बात आप पहले ही मान लेते, आज मानी क्यों? लेकिन पहले इसलिए नहीं मानी कि 4 महीने में 15 अरब डॉलर का जो है वो तिजारती खसारा हुआ, 25 अरब डॉलर की दरामदात हो गई और 23 रुपए डॉलर में गिर गया, जिससे सारी महंगाई बढ़ रही है। ये रुपए की कदर आपने गिराई है, आवाम को भी ये समझना होगा कि रुपए की कदर गिराई गई है, बिल्कुल गिराई। उसी की वजह से पेट्रोल बढ़ा, उसी की वजह से दालें सब्जियां जो आप इंपोर्ट करते हैं 60 अरब डॉलर। तो ये तो ताकतवर तबकों को फायदा पहुंचाने के लिए IMF का प्रोग्राम मुअत्तल रखा 20 महीने तक, क्योंकि सस्ती शरह सूद पर लोगों को कर्जे नहीं। आपने देखा जब IMF का प्रोग्राम मंजूर हुआ उससे 3 दिन पहले इन्होंने शरह सूद में 150% इजाफा कर दिया। तो ये 20 महीने से रोका हुआ था, हमने चंद लोगों को नवाजा है और 22 करोड़ अवाम और पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया है। तो ये एहतसाब जब होगा कि 20 महीने आपने क्यों किया, तरीन साहब ने 6 महीने जो डिले किया, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 3 दिन में मुज़ाकरात हो सकते थे, 3 दिन के अंदर। लेकिन वो 6 महीने तक उन्होंने भी सस्ते कर्जे दिला के फायदा पहुंचाया और 23 रुपए डॉलर गिरा दिया। अवाम अगर ये नहीं समझेंगे तो फिर कुदरत के कानून के तहत उनको भी बोझ तो उठाना पड़ेगा। बोझ उठा रहे हैं शाहिद साहब, अवाम बोझ तो उठा रहे हैं, पहले कर्ज खत्म नहीं हो रहे थे, अब नए कर्ज चढ़ गए हैं, तो अब उठा रहे हैं, अब उठाएंगे। ये 20 रुपए खाने पीने के अशिया में 20% इजाफा होने वाला है। मैं उस बोझ की बात कर रहा हूँ, मुझे उससे खौफ है, मुझे उससे परेशानी है। मेरे मुल्क के करोड़ों लोगों को जो है खाने पीने की अशिया 20% महंगी मिलने वाली है, 15% महंगाई बढ़ने वाली है। मैं उस बोझ की बात कर रहा हूँ कि वो आज ये कहें कि आप ये IMF को की शर्त ये है कि बजट खसारा कम करें, तो आप मालदार लोगों से टैक्स लें जो आपके कानून का हिस्सा है, जो चोरी के असासे हैं 900 बिलियन उनसे ले लें, तो ये पेट्रोल के दर कम हो सकते हैं। मैं आपको तो शाहिद साहब लेकिन अब देर पा हल तो कोई भी नहीं लग रहा। ये हुकूमत पहली हुकूमतों पर तनकीद करती थी कि वो IMF से कर्जों पे कर्जे ले रहे हैं, लेकिन ये चल भी उसी नक्शे कदम पे रहे हैं। अब पिछले कर्जे भी हैं, नए कर्जे भी हैं, तो और मसाइल का हल भी नहीं निकल रहा, तो ये जा किस तरफ रहे हैं? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, पिछली हुकूमत ने जो बैरूनी कर्जे लिए थे 5 साल में 35 अरब डॉलर के थे, जिसपे इन्होंने कहा था कि हम तहकीकात करेंगे। इन्होंने 3 साल में 32 अरब डॉलर के ले लिए, तो उससे तो 1-2 प्रोजेक्ट तो बने थे ना, बिजली के फलाने ढंग के। जो उन्होंने 5 साल में कर्जे लिए थे उसने आपने 3 साल में तो नहीं ले लिए, कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया। हम किस तरफ जा रहे हैं उसका जवाब ये है कि जब तक अफगानिस्तान में पाकिस्तान को की जरूरत है अमेरिका में, वो हमको ये कहेगा कि जी आप हमसे 2 लाख डॉलर के कर्जे लें और 1 लाख डॉलर वापस कर दें। जब 3 लाख के कर्जे लें और 2 लाख डॉलर वापस कर दें, कर्जे बढ़ाते जाएं, अपने आप को कर्जों के चुंगल में फंसाते जाएं, ताकि जो न्यू ग्रेड गेम है, ईस्ट इंडिया कंपनी की नई शक्ल में वापसी है, इस्लामी जौहरी पाकिस्तान को के शिकंजे में जकड़ना चाहते हैं। स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी को कानून तोड़कर इन्होंने जो क्लॉजेस बनाई थी, स्टेट बैंक के गवर्नर ने इन्होंने आइन से मुतासादिम थी और शौकत तरीन ने मान लिया कि वो आइन से सादमी थी। तो वो आपने जब IMF को लिख के दी तो काबिला को भी तो एहसाब करें कि भाई अगर IMF ने
वो आपने कानून के खिलाफ ऑटोनॉमी दे दी थी, तो हमारी वजारत कानून क्या कर रहा था, हमारी काबीना क्या कर रही थी? खाली एक आदमी या दो आदमियों पर इल्जाम न लगाएं। आपने पाकिस्तान की मफादात का सौदा कानून तोड़ के किया। और शौकत तरीन ने यह कहा है कि उसकी जो क्लॉजेस तवानाई की थी आइन से, वो स्टेट बैंक की थी, वो आइन से मुतसादिम थी। तो काबीना को भी तो पूछा जाए कि जरा भी आइन से मुतसादिम जो थी पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ थी, जो आपके सवाल का जवाब है। तो हम तो उस तरफ ले जा रहे हैं कि अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करके न्यू ग्रेड के तहत पाकिस्तान को कर्जों के शिकंजे में जकड़कर अवाम को मायूस और बददिल कर अवाम को, और अवाम इस वक्त मायूसी और बददिली का ही शिकार हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन सिद्दीकी साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, अपना तज्जिया दिया। और यकीनन ये काफ़ी परेशानी की बात है कि अगर मिनी बजट जो आने जा रहा है और शाहिद साहब के बकौल 20 से 30% जो अशिया हैं उनकी कीमतों में इजाफा होगा, तो अवाम पे कितना बड़ा बोझ होगा, ये तो आने वाले वक्त में हम सबको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा। खैर, अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान के हाल पे रहम करें, क्योंकि हुक्मरान तो बिल्कुल भी रहम करने के इस वक्त मूड में नज़र नहीं आ रहे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और आपको मिलवाएंगे शाहजहां और मुमताज़ से। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें तो हमारी ज़िंदगी खुशियों और गमों का एक मुश्तरका मजमुआ है। हमारी ज़िंदगी में अगर एक पहलू खुशियों का है तो दूसरा पहलू गमों का भी है। और अगर हमारी हंसती खेलती ज़िंदगी, वैसे तो आजकल जो हालात चल रहे हैं, जो महंगाई का दौर है और जिस तरह बीमारियाँ पे दर पे आ रही हैं, उसके बाद तो खुशियाँ बहुत कम हमें मिलती हैं। लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी एक नॉर्मल तरीके से गुजार रहे हैं, अचानक कोई हादसा पेश आ जाए और हम अपनी किसी ऐसी चीज़ से महरूम हो जाएं जो कि हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम है, वो इतना अहम है कि उसके बगैर ज़िंदगी आपको गुजारना नामुमकिन लगता है, तो ऐसा लगता है कि बस हमारे लिए शायद और कुछ रह नहीं गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अगर अपनी ज़िंदगी की नेमतों में से किसी एक नेमत से महरूम हो भी जाएं, फिर भी वो अपनी ज़िंदगी को डाउन नहीं होने देते। वो अपनी ज़िंदगी को एक ऐसी मिसाल बनाते हैं कि लोग उनको देख के उनसे इंस्पायर हों। हमारे आज के मेहमान से पहले मैं आपको मिलवाती हूँ, उनसे बात करेंगे और एक इंस्पिरेशनल स्टोरी अगर इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। शहबाज हुसैन बलोच हैं, ये नेवी में पायलट थे, लेकिन इनकी ज़िंदगी में एक हादसा पेश आया जिससे उनकी आंखों की बीनाई चली गई। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शहबाज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, मैंने सही डायरेक्शन में देख रहा हूँ। बिल्कुल आप सही देख रहे हैं। आपको प्रोग्राम में बहुत खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और इतनी मसरूफियात में से आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए। नहीं, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ न्यू चैनल का कि उन्होंने मुझे इन्वाइट किया। आई एम रियली थैंकफुल टू देम। और एक अच्छी सी सुबह को मुझे जल्दी उठा कर मुझे यहाँ बुला रहे। अच्छा, वैसे आप सुबह नहीं उठते? जी मैं सुबह उठता हूँ, लेकिन क्योंकि सुबह उठ के मैं अपने पूरे दिन की प्लानिंग और ऑब्जेक्टिव सेट करता हूँ। आई ऑलवेज सेट माई ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स। तो सुबह एक ऐसा टाइम होता है जिसमें मेरे ख्याल से जल्दी उठना चाहिए। अच्छा, उठना चाहिए, लेकिन आधे से ज्यादा पाकिस्तानी नहीं उठते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम नहीं सुबह सुबह उठते और अपनी जिंदगी को और अपने दिन को प्लान नहीं करते। अच्छा शहबाज, सबसे पहले आपके इस अफसोसनाक हादसे के हवाले से मैं जानना चाहूंगी, किस तरह पेश आया, क्या हुआ? बेसिकली तो मैं इसको अफसोसनाक नहीं कहूँगा सबसे पहले, क्योंकि अफसोसनाक नहीं है, ये वाकया है कि इसको इंसिडेंट कह लें, क्योंकि इट्स वाकया या इंसिडेंट या हादसा, इसको आपने उस तरीके से देखना होता है, आपने उसको एक नाम देना होता है। बिल्कुल। तो जब आप उसको एक पॉजिटिव तरीके से देखेंगे, एक नाम देंगे, एक एक्सेप्टेबिलिटी देंगे, तो फिर आप उसको इजीली पार कर जाएंगे उस प्रॉब्लम या चैलेंज को। मेरी ज़िंदगी में भी एक था, इंसिडेंट हो गया एक था, लेकिन उसमें मेरी बिनाई चली गई, जो भी हुआ, लेकिन मैंने इसको एक पॉजिटिव तरीके से लिया और इसको एक्सेप्ट किया। और आई थॉट के डू नॉट वेस्ट टाइम एट दिस स्पॉट ऑफ लाइफ, क्योंकि अगर अभी मैं हिम्मत हार गया तो मैं आगे मूव नहीं कर सकूंगा। मैं क्योंकि मेरे सामने सिर्फ उस टाइम पे दो रास्ते थे, या मैं हिम्मत हार जाऊं या मैं अपनी सफ़र को जारी रखूं और बड़े भरपूर तरीके से जारी रखूं और पूरे विल पावर, डिटर्मिनेशन और हिम्मत और हौसले के साथ। तो मैंने वही डिसाइड किया और उसके बाद फिर मैंने अपनी लाइफ का एक नई जर्नी स्टार्ट की। मैंने गोल्ड मेडल भी लिया, मैंने अमेरिका से भी कुछ सर्टिफिकेशंस की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी की, मुझे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अवार्ड भी मिला और मैं एक मोटिवेशन स्पीकर भी बन गया, एक सोशल एंटरप्रेन्योर भी बन गया। इसके साथ साथ मैं टेडेक्स स्पीकर भी बन गया और फिर मैंने लाइफ को एक बड़े एक ईजी और बड़े एक पॉजिटिव तरीके से लिया।
तो मैंने ये सोचा कि लाइफ में जो जितने हर्डल्स आते हैं ये आपकी ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन आपको स्लो कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये एक तज्जिया था जी, एक नया रास्ता दिखा देते हैं, एक नई डायमेंशन। क्योंकि इंसान अपने लिए कुछ प्लान करता है लेकिन अल्लाह ने उसके लिए कुछ प्लान किया होता है। ये आपने बात बिल्कुल सही कही है। और वाकई हम लोग ऐसे हैं कि हम लोगों की ज़िंदगी में कोई हादसा पेश आ जाए तो हम कोसते रहते हैं, हम कहते रहते हैं ये हो गया, हमारे साथ ही क्यों हुआ, हमारे साथ ही क्यों हुआ। हम बजाय अपनी ज़िंदगी को किसी तामीरी सोच की तरफ लेकर जाएं, किसी अच्छी डायरेक्शन में लेकर जाएं, हम बस ये कोसते रहते हैं कि ये हो गया, ये हो गया, बस उस एक लम्हे को कोसते रहते हैं। लेकिन आपने माशाल्लाह इतना कुछ किया है। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस इंसिडेंट से पहले और बाद में आपको अपनी लाइफ कितनी डिफरेंट लगती है? क्योंकि पहले आप पायलट थे, वो एक बिल्कुल डिफरेंट लाइफस्टाइल था, और अभी आप माशाल्लाह मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, इतना कुछ अभी आपने मुझे बताया, आप इतना कुछ कर रहे हैं, क्या डिफरेंस फील होता है? काफ़ी डिफरेंस है। पहले का जो एक पायलट शवास था वो एक कैजुअल शवास था, लाइफ का पर्पज़ उसे पता नहीं था, उसकी लाइफ में एक मकसद नहीं था, एक पर्पज़ नहीं था। देखें, लाइफ में अगर आपकी कोई गोल नहीं है, कोई मकसद नहीं है, तो वो एक यूजलेस लाइफ है। आप एक टेंजिबल गोल का मुझे पैशन था कि जी मैं पायलट बन जाऊं, तो पायलट तो मैं बन गया था, लेकिन फिर मैं सोचता था क्या यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है, क्या यही मेरी ज़िंदगी का पर्पस है? व्हाट इज़ द व्हाई आई एम क्रिएटेड, व्हाट इज़, क्या मेरी क्रिएशन इसलिए थी? तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे बसारत से महरूम किया, कि मुझे एक बसीरत अता कर दी। क्योंकि हमेशा मैं कहता हूँ दिस इज़ माई जर्नी फ्रॉम साइट टू विजन। अगर मैं ये ना करता, तो अगर ये एक इस तरह का इंसिडेंट ना होता, एक आई ओपनर मैं इसे कहता हूँ। क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों को कैसे जज करता है, वो आजमाइश में डाल के जज करेगा ना, कि जिस तरह अल्लाह ताला ने अगर ज़ाहिरी आंखें बंद की तो अंदर की आंखें खोल दी। और मैं चैरिटी प्रोजेक्ट्स और ये सारी इस फील्ड में आया, एक सोशल एक्टिविस्ट बना और एक सोशल एंटरप्रेन्योर बना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे अंदर एक दिया जल गया, तो वो दिया अब एक रोशनी की सूरत में है, और मैं एक अंदर की रोशनी जब दे रहा हूँ, तो आंखों की रोशनी की तो क्या ज़रूरत है अपनी लाइफ में। और इसी की काविश थी कि मैंने ये अपना स्कूल ऑफ मोटिवेशन, मेरा एक ड्रीम था कि मैं लोगों को ह्यूमन राइट्स के सिलसिले में हेल्पिंग हैंड्स, उनको एक हिम्मत दूं, एक ताकत दूं, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकूं। अच्छा। तो ये एक मैंने स्कूल ऑफ मोटिवेशन का मेरा ड्रीम था। जो इस पे एक सवाल आपसे ये भी करना चाहूँगी शाहबाज, कि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, हमारी ज़िंदगियों में बहुत से खौफ होते हैं। अभी मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, वो उसके लिए बोला जाता है। इन खौफ जो हैं हमारी ज़िंदगी में, बहुत से खौफ है, इन पे काबू कैसे पाएं या इनमें से निकलें? फोबिया, एग्जैक्टली फोबिया वर्ड होता है, इससे हम कैसे निकलें? देखें, खौफ अच्छे होते हैं, क्योंकि खौफ आपको एक चैलेंज देते हैं और आप फिर उस चैलेंज को ओवरकम करते हैं और उसको आप एक स्ट्रॉन्गर बंदा बन के निकलते हैं। अगर आपकी लाइफ में खौफ नहीं है, जैसे एक बॉक्सर होता है, अगर वो मुक्का नहीं खाएगा तो उसको मुक्के के बाद कैसे वो उठेगा, कैसे उसको जीना आएगा। सवाल मेरा ये है कि अगर आप समंदर में जंप नहीं लगाएंगे तो आपको गहराई का कैसे पता चलेगा। मेरी लाइफ में भी खौफ थे, पानी से मुझे डर लगता था। ये मेरी बड़ी स्टोरी है, हर दफ़ा मैं बताता हूँ कि पानी से मुझे डर लगता था, हाइट से डर लगता था, और अंधेरे से मैं बचपन से डरता था। ये तीनों खौफ वन बाय वन मैंने ओवरकम किए। मैं पानी से डर लगता था, मैं नेवी में चला गया, मैं स्विमर बन गया। फिर मैंने हाइट से डर लगता था, मैं पायलट बन गया। और अंधेरे से डर लगता था, तो अब अंधेरा आपके सामने है, मैंने इसको रोशनी में तब्दील कर दिया, जिसको कहते हैं ना मिनज़ ज़ुल्मात इला नूर। तो रोशनी ये आप कैसे कर सकते हैं? ये चैलेंज, इसका एक ही हल मुझे नजर आता है, जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है, वो है पॉजिटिविटी। हर नेगेटिविटी के अंदर एक पॉजिटिविटी का पोर्शन होता है, और हर पॉजिटिविटी के अंदर एक नेगेटिविटी का पोर्शन होता है। इट्स द वे यू सी इट, किस तरीके से आपने उसको देखना है। मैं अगर बड़ी पॉजिटिव चीज ले आऊं तो यहाँ ऐसे लोग हैं जो उसके अंदर से सिर्फ नेगेटिविटी को फोकस करें। तो आप लोगों की परवाह ना करें, आप अपने गोल पे फोकस रहें, फोकस ऑन द पॉजिटिविटी। यह एक वाहिद मेरा एनालिसिस है, एक्सपीरियंस है लाइफ का, जिससे आप किसी भी चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। और इसी की काविश थी मेरी कि मैं एक स्कूल ऑफ मोटिवेशन बनाऊं और एक लोगों को एक मोटिवेशन दूं, क्योंकि अब हमारी हर सोसाइटी के अंदर मैं देख रहा हूँ हर प्रोफेशन के मोटिवेशन की ज़रूरत है। अच्छा शाहबाज, एक चीज़ है, आपने कहा कि अपने अंदर पॉजिटिविटी पैदा करें, लेकिन अपने अंदर पॉजिटिविटी पैदा करने के लिए हमारे आसपास का माहौल भी ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। हमारे अगर आसपास नेगेटिविटी है तो हमारी किसी एक खामी या कमी पे लोग हमें कहना शुरू कर देंगे, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते।
लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा असर करती है। आपके आसपास कितनी पॉजिटिविटी थी या आपके घर वालों की सपोर्ट कितनी थी? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट अगर आपकी ऐसी ना हो तो आपके अंदर एक तो आप अपनी चैलेंज को फेस कर रहे होते हैं, डिसेबिलिटी को हो, उसकी शेप डिफरेंट होती है चैलेंज की, चाहे वो डिसेबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल है, लेकिन आपके अंदर ना एक रिजिलियंस होनी चाहिए। नंबर 1 ऐसी चीज़, चाहे जितना भी इन्वायरमेंट नेगेटिव हो, अगर आपके अंदर एक रिजिलियंस है ना कि मैं इस जिंदगी तो मैंने कैसे लिया इसको, मेरे अंदर की जो रिजिलियंस थी, मैंने अब वो बाउंस बैक की और मैंने सोचा यार जिंदगी तो एक ही बार मिलनी है, अगर मैं अपनी जिंदगी में टाइम वेस्ट करूंगा इन लोगों की बातें सुन के, तो मेरी जिंदगी तो चलेगी, खत्म होगी और मैंने अपने आप को खत्म कर लिया। और एक बड़ा मशहूर जुमला भी है ना कि अगर हमने ये सोचा कि लोग क्या सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे? अगर हमने यही भी हमने सोचना है, लोग तो सोचते हैं, सोचते रहते हैं। शाबाश, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए, इतनी पॉजिटिव बातें आपने की हैं। और वही बात कि अगर आपने अपने आसपास की नेगेटिविटी से लड़ना है तो अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी पैदा करने की बहुत जरूरत है, और आजकल के दौर में तो बहुत ही जरूरत है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इंसान के दिल में मोहब्बत की असल और छुपी हुई शक्ल होती है, और इस मोहब्बत को दुनिया के सामने लाने के लिए इंसान बड़े बड़े काम कर देता है, ऐसी ऐसी चीज़ें बना देता है अपनी मोहब्बत का सबूत देने के लिए कि अकल हैरान रह जाती है। और इसी सिलसिले में हमने कई निशानियां भी देखी। अगर इस सिलसिले में हम बात करें, जो मुगल बादशाह शाहजहां थे, उन्होंने अपनी बीवी अर्जुमन बानो उर्फ मुमताज़ महल के लिए आगरा में ताजमहल तामीर किया था। लेकिन आजकल के दिनों में हम ऐसी निशानियां ज़रा कम ही देखते हैं कि कोई अपनी मोहब्बत के सबूत के तौर पर इतनी बड़ी बड़ी कोई निशानी बनाए। लेकिन भारत के शहर मध्य प्रदेश के रियासत मध्य प्रदेश के शहर बुरहानपुर के जो शहरी हैं आनंद प्रकाश जी, उन्होंने अपनी बीवी के लिए ऐसा ही एक ताजमहल तामीर किया है, उनकी मोहब्बत का सबूत देने के लिए कि वो अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करते हैं। और ये ताजमहल की पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, फिर आपको हम उनसे मिलवाएंगे भी। आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे, कितना खूबसूरत है, इतना सफ़ेद संगे मरमर से बना ये ताजमहल है। और आजकल तो सोशल मीडिया पे इतना मशहूर हो गया है कि आनंद प्रकाश जी ने अपनी बीवी मंजूषा चौकसे के लिए ये खूबसूरत ताजमहल दोबारा से तामीर कर दिया है उनकी मोहब्बत में। और शाहजहां ने तो जब उनकी बीवी मुमताज़ महल वफ़ात पा गई थी तब उन्होंने ताजमहल बनाया था, लेकिन आनंद प्रकाश जी ने अपनी बीवी की ज़िंदगी में उनको ये तोहफ़ा दिया है। तो आनंद प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी बीवी मंजूषा चौकसे भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ मैं। जी, आदाब। कैसे हैं आप दोनों? बहुत ही बढ़िया, रोज से बेहतर। अच्छा, रोज से बेहतर क्यों? रोज क्या मुख्तलिफ होता है और आज क्या मुख्तलिफ है? नहीं, हमसे जो कभी भी पूछता है तो हम यही कहते हैं कि हम रोज से बेहतर हैं। अच्छा, चले, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप कल से अच्छे आज हैं और आज से अच्छे कल होंगे। अच्छा आनंद जी, इतना खूबसूरत ताजमहल आपने अपनी बीवी के लिए बनाया है, और जैसे कि मैं अभी बात भी कर रही थी कि शाहजहां ने तो जब मुमताज़ महल वफ़ात पा गई थी तब बनाया था, आपने तो अपनी बीवी की ज़िंदगी में उनको ये खूबसूरत सा तोहफ़ा दिया है, क्या कहेंगे इस बारे में? अभी तो देखिए क्या हो रहा है कि ताजमहल की उजिराई से जो भी हो रहा है दुनिया में, उससे बहुत फक्र महसूस हो रहा है और कुछ और मुनफरिद करने का जज्बा भी दिल में आ रहा है कि दुनिया में और भी कुछ अच्छे काम हम करें। और डेफिनेटली ताजमहल बनाना हमारे लिए भी एक बहुत ही सुखद पहलू था जब हमने सोचा था, क्योंकि मुमताज की मौत बुरहानपुर में ही हुई थी जी। अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय 1631 में वो यहाँ डेथ हुई थी। फिर हमारे ही शहर में ताप्ती नदी के किनारे उनको 6 महीने रखा गया था और फिर उनकी लाश को आगरा शिफ्ट किया गया था। तो हमारा जो शहर है वो इस ताल्लुक से भी जाना जाता है कि मुमताज की डेथ यहाँ हुई थी। अच्छा। और हम लोग यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा स्कूल चलाते हैं जिसमें तालिबे इल्म जो हैं वो हमारे देश के 17 स्टेट से आते हैं और फॉरेन के भी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अच्छा। तो वो पेरेंट हमसे पूछते थे कि बुरहानपुर क्यों फेमस है, तो इसलिए भी हमने ताजमहल बना दिया कि हम लोगों को बता सकें।
अच्छा, बुरहानपुर पहले किसी और वजह से फेमस हो ना हो, लेकिन अब आपकी वजह से ज़रूर फेमस हो गया है, तो आपको ये ख्याल कैसे आया कि अपनी बीवी को ताजमहल ही बना कर दें? नहीं, मेरे को पहले से था कि कोई डिफरेंट मकान बनाकर देना है, और वो डिफरेंट में एक मैसेज भी हो छुपा हुआ कि भाई आज जो चीज की कमी है इंसानों के बीच में वो है मोहब्बत और प्यार। मोहब्बत की, बिल्कुल सच। और जितने भी फसाद हैं, जितनी भी बातें हैं दुनिया में, जितने झगड़े हैं, वो सब निपट सकते हैं अगर ये जज्बा इंसानों में पैदा हो जाए। तो बीवी को गिफ्ट दिया वो पहलू तो है ही, साथ में बिल्डिंग वाइट है, सफेद है। एक मोहब्बत को फैलाना भी आपका मकसद था। मंजूषा चौकसी साहिबा, आप ताजमहल पाकर कितनी खुश हैं? बहुत ज्यादा, डेफिनेटली। एज आनंद कह रहे हैं कि सिंबल ऑफ लव है, और इसमें सबसे सुखद बात यह है कि हम घर के लोग बहुत प्यार और शांति से यहाँ रहते हैं। अच्छा। और वेल वेंटिलेटेड है और सिंबल ऑफ लव है, तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें डिफरेंट करता है, और घर में बहुत सुकून है। ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी नेमत भी है कि आपके घर में सुकून हो। मंजूषा जी, आपके बच्चे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा। हमारा एक बेटा है कबीर। अच्छा। और बेटियां भी है, और जितने बच्चे आते हैं उनको भी हम बच्चों जैसा ही रखते हैं। हम इसी कैंपस में रहते हैं जहाँ स्कूल चलता है। अच्छा, थोड़ा हमारे लिए सारे हैं। मंजूषा जी, थोड़ा सा ताजमहल के हवाले से हमें बताएं, इसमें ये कैसा बना है, अंदर से कितने कमरे हैं और कौन कौन से हिस्से हैं? सबसे खास जो सबसे आपके लिए पसंदीदा इस घर की जगह है वो कौन सी है, ये भी बताएं। मेरी पसंदीदा जगह यदि आप पूछ रहे हैं, वो मेरा मेडिटेशन रूम है। अच्छा। मेरा ध्यान रूम है। अच्छा। और सेकंड नंबर पे हमारा किचन है। बस वो हर खातून का। जी, हम लोग खाना बनाना, खिलाना, ये हमारा हमेशा से ही मतलब एक ऐसा है कि किसी से जुड़ना जो है वो डायरेक्ट सबसे पहले खाने से हो सकता है। मैं आपको इसके लिए इनका जो मेडिटेशन रूम है, प्रेयर इबादत करने की जो जगह है घर में, वो इन्होंने सबसे पहले बनाई थी। अच्छा। और उससे रिलेटेड आपको बहुत अच्छा शेर सुना सकता हूँ कि मैं तो अपने कमरे में गुम था उसके ख्याल में। वाह। मैं तो अपने कमरे में गुम था उसके ख्याल में, घर के लोग कहते हैं सारा घर महकता था। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत शेर आपने सुनाया है, और बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना मौके की मुनासबत से बहुत ज़बरदस्त शेर आपने सुनाया है। अच्छा मंजूषा जी, इससे तो मैंने सुना कि उनके घर में फेवरेट प्लेस कौन सा है, आपकी सबसे पसंदीदा जगह घर में कौन सी है, और ये भी हमें बता दें कि घर में कितने कमरे हैं और कितने साइज का ये घर है, कितना खर्चा आया ये घर बनने में? देखिए, घर जो है ये ताजमहल से 1/3 साइज का है, 1/3 है। ताजमहल को अगर आप जाके देखेंगे तो उसमें जो भी डायमेंशन मीटर में है वो इसमें फिट में है। अच्छा। ताजमहल की मीनार 40 मीटर ऊंची है, हमारे घर की मीनारें 40 फीट ऊंची है, और इसमें 4 बेडरूम हैं। अभी हम ताजमहल में बैठकर ही आपसे बातें कर रहे हैं, और एक मेडिटेशन का रूम है, किचन है, एक हॉल है। हॉल में हम अभी फिलहाल बैठे हैं। अच्छा। और जो इन्होंने किचन का भी कहा, तो मैं एक बहुत प्यारी सी बात आपको बता सकता हूँ कि अल्लाह मेरे चौके की बरकत ना चली जाए, अल्लाह मेरे चौके की बरकत ना चली जाए, 2 रोज से घर में मेहमान जो नहीं है। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत आपने बात कही है। और असल में यही बात हर घर की जो बुनियाद है वो होती है कि घर में मेहमान आए तो बरकत है, और आपने वो शेर के जरिए उसको बता दिया है। अच्छा प्रकाश जी, पाकिस्तानी जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, आपकी अगर अल्फाज में बात करूं तो उनके हवाले से आपको क्या पता है? कुछ जानते हैं कि कौन मशहूर है, कैसे हैं, कोई आपके पसंदीदा हैं? देखिए, पाकिस्तानी कलाकारों का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे कुछ शायरी, गजल, कव्वाली, भजन, इस सब का बहुत शौक है। फिल्मों का कम है, तो मैं आपके हीरो हीरोइन वगैरह से कम तारुफ रखता हूँ, मेरा उनसे कोई वो नहीं है वैसे भी। लेकिन अगर मैं सच बोलूं तो उमर शरीफ साहब से ये शुरुआत हुई थी, बकरा किश्तों पर से। और अभी फिलहाल मैं जिंदगी में बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ कबीर से, जो संत कबीर थे और जो मस्ती भरा जिंदगी जीने का अंदाज वो दे गए थे। और उसमें आपके यहाँ 2 लोगों का नाम मैं हमेशा जिनको सुनता हूँ, एक तो आबिदा परवीन जी हैं, दूसरा फरीद अयाज और अबू मोहम्मद साहब का मैं जबरदस्त फैन हूँ।
अच्छा। और मेरा सपना है कि मैं जिंदगी में एक बार कहीं भी उनको पास से सुनूं, जी। उनको कहीं भी जिंदगी में एक बार मैं सामने बैठ के सुनना चाहता हूँ फरीद साहब को। इसके अलावा अमजद साबरी जी जो थे उनका मैं बहुत बहुत दिल से फैन रहा। जॉन औलिया साहब, फैज अहमद फैज और अहमद फराज जी, इनको मैं मतलब पूरे कलाम जो हैं सब सुन चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ और मुझे बहुत सारे याद भी हैं। आपका टेस्ट बहुत आला है आनंद प्रकाश जी। हम आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे मुल्क के, पाकिस्तान के शहरी जो आपको देख रहे हैं और जो भारत के शहरी भी इस वक्त हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से आपको देख रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि हमने जितने भी बंटवारे कर रखे हैं, मजहब को लेके, देश को लेके, प्रदेश को लेके, समाज को लेके, मुझे लगता है कि इस सबसे बहुत तनाव होता है और हमको बहुत प्यार से रहना चाहिए जो सामने आए उससे। अगर वो फीलिंग हमारे अंदर से जनरेट होने लगे तो हम आदमी से, औरत से, बच्चे से, बुजुर्ग से, तेरे मेरे, अड़ोसी पड़ोसी, जिससे भी मिलेंगे और एक बार वो हमारी जो मोहब्बत है वो लोगों तक पहुंचेगी तो डेफिनेटली सब जगह बहुत मजा आएगा। सब जगह बहुत टैलेंटेड लोग हैं, सब में अपना अपना काम आता है। सिर्फ ये टांग खिंचाई में ही हम सभी परेशान हैं और दूसरे भी परेशान। चलें, हम भी दुआ करते हैं कि आपका ये मैसेज सब लोगों तक जाए और लोग वाकई उसी प्यार मोहब्बत से रहें जिस प्यार मोहब्बत से आपने हमें ये पैगाम दिया है। बहुत शुक्रिया आनंद प्रकाश जी और मंजूषा चौकसी साहिबा। आखिरी में शेर सुना देता हूं मैं आपको। जी जरूर जरूर। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझ लेते हैं, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझ लेते हैं, अरे सदियां बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। वाह वाह वाह, आपका शायरी का जो ज़ौक है ना वो बहुत बेहतरीन है। और इसी के साथ मैं आप मंजूषा साहिबा से भी मैं कहूंगी जाते जाते एक छोटा सा पैगाम देती जाए। नहीं, हमारा दोनों का सेम पैगाम है। अच्छा। क्योंकि हम दोनों जो हैं वो बहुत सारी जगह एक ग्लोबल सिटीजनशिप में बिलीव करते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, यदि ये डिफरेंसेस, ये डिस्क्रिमिनेशंस छोड़ देंगे तो हम सब जो है अपने लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जी पाएंगे, इसके मजे ले पाएंगे। तभी हमें लगेगा कि ये लाइफ जो है ब्लिस है। बिल्कुल, तो हमारे लिए दोनों के लिए ये सेम दिल से निकलता है, ये रूह से निकलने वाला आप दोनों का मैसेज हम तक भी पहुंच गया और सब लोगों तक भी पहुंच गया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें भी की और आपका खूबसूरत सा घर भी हमने देखा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। अभी हम बात करेंगे कुछ बीमारियों के हवाले से, कुछ कि आप तो हर रोज़ एक नई बीमारी सुनने को मिलती है। जैसे कोरोना के बाद अब कोरोना वेरिएंट कुछ नई बीमारी आ रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी मैं बात करने जा रही हूँ ज़ियाबतीस के हवाले से, जो कि पाकिस्तान में बहुत कॉमन हो चुका है। इस वक्त पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में ज़ियाबतीस के जो मरीज़ हैं वो मौजूद हैं कि ये कहा जा रहा है कि अगर लोगों ने एहतियात नहीं की तो आने वाले 5 सालों में पाकिस्तान का हर शख्स ज़ियाबतीस का मरीज़ होगा और पाकिस्तान एक बीमार कौम कहलाएगी। ये बहुत ख़तरनाक इंडेक्स हैं जो कि सामने आ रहे हैं ज़ियाबतीस के हवाले से कि पाकिस्तान में ज़ियाबतीस बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है और इसकी कई वजूहात भी बताई जा रही हैं। बड़ी वजूहात में ये भी बताया जा रहा है कि कुछ तो मौरूसी भी होते हैं, लेकिन साथ साथ जो फास्ट फूड लोग खा रहे हैं इसकी वजह से भी ज़ियाबतीस के मरज़ है इसमें तेज़ी से फैलाव हो रहा है। इसमें हम बात करेंगे। डॉक्टर उस्मान ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उस्मान साहब। अस्सलाम। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, ये जो मैं अभी बात कर रही थी कि ये माहिरीन ने इस हवाले से खबरदार किया है कि अगर एहतियात ना की गई तो आने वाले 5 सालों में पाकिस्तान का हर शख्स ज़ियाबतीस का मरीज़ होगा। ये किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, अभी जो बिल्कुल फ्रेश स्टेटिस्टिक्स आए हैं इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के, उनके मुताबिक पाकिस्तान में डायबिटीज़ के पेशेंट्स की तादाद तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख हो चुकी है और ये बहुत बड़ा इजाफा है जो आखिरी जो आदाद-ओ-शुमार थे उनके बनिस्बत यहाँ पे हुआ है। तकरीबन 70 लाख से 3 करोड़ 30 लाख तक पाकिस्तान में डायबिटीज़ के पेशेंट्स की तादाद बढ़ गई है। और
जो 20 साल से ऊपर के एडल्ट्स हैं उनमें से एवरी 4th एडल्ट इज़ नाउ डायबिटिक। और इसके अलावा 1 करोड़ से ज़ायद लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सीरियस थ्रेट दरपेश है कि वो मुस्तकबिल करीब में डायबिटिक हो जाएंगे। अच्छा। तो नंबर्स तो बहुत जी जी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि नंबर्स तो बहुत ही एक तरह से खौफनाक है और इंतहाई तेज़ी से बढ़ने वाले ममालिक में पाकिस्तान शामिल हो गया है, बल्कि दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज़ में डायबिटीज़ के पेशेंट्स की तादाद के हिसाब से। इसकी वजूहात क्या है? पाकिस्तान में इतनी तेज़ी से डायबिटीज़ का मरज़ क्यों फैल रहा है? देखिए, इसकी वजूहात के ऊपर हमारी लोकल रिसर्च तो बहुत कम हुई है, लेकिन दुनिया भर में डायबिटीज़ के फैलाव की जो वजूहात हैं यकीनन उन्हीं का सामना पाकिस्तान को भी है। और इसमें बढ़ती हुई ओबेसिटी यानी मोटापे का शिकार है पाकिस्तान की पॉपुलेशन अच्छी खासी तादाद में। फ़िज़िकल इनएक्टिविटी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, चाइल्डहुड ओबेसिटी, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं डायबिटीज़ की इस एपिडेमिक के अंदर। और इसमें ख़ास तौर पर जो गौर करने वाली बात है पॉलिसी मेकर्स को, जिस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, वो चाइल्डहुड ओबेसिटी है। जो बच्चे बचपन में मोटापे का शिकार होते हैं, दे आर लाइकली टू ग्रो एज ओबीस एडल्ट्स, और जो ओबीस एडल्ट्स हैं दे आर लाइकली टू डेवलप डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो अभी से इन चीज़ों के बारे में पेशबंदी करने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पर जो लोगों की सोच है, हमारे यहाँ पर जो लोगों की सोच है कि जो बच्चा पैदा होता है ये लोगों का ख्याल होता है कि उस बच्चे का वज़न 4 से 5 किलो लाजमी होना चाहिए तो ही वो बच्चा सेहतमंद है। लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते कि ये सेहत नहीं, ये बीमारी है, और उसके बाद फिर ये उस पर सितम करते हैं कि उस बच्चे को मज़ीद खिला खिला के उसकी आदत ऐसी बना देते हैं कि वो बच्चा फिर बहुत ज़्यादा खाने पीने का आदी हो जाता है, जो कि एंड में रिजल्ट ये निकलता है कि वो मोटापे का शिकार हो जाता है। ये किस हद तक ख़तरनाक सोच है हमारी? देखिए, बचपन में जंक फूड का आदी बनाना बच्चों को और जंक फूड की रेडी अवेलेबिलिटी रखना, ये बच्चों की सेहत के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। और मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि अपने बच्चों को हेल्दी फूड खिलाएं, घर के खाने खिलाएं और उनकी खुराक का ख्याल रखें इन टर्म्स ऑफ इट्स क्वालिटी एज वेल एज़ क्वांटिटी। पाकिस्तान में जहाँ एक तरफ बहुत सारे बच्चे स्टंटिंग का और खाने पीने की कमी का शिकार हैं, वहाँ पे आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहाँ पर बच्चों को उनकी ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज मिल रही हैं, और वो कैलोरी ज़ाहिर है कि फ़ैट की सूरत में जमा होती है। फिर ये कि फ़िज़िकल एक्टिविटी ना होने के बराबर है। स्कूलों में ग्राउंड्स नहीं है, बाहर खेलने की जगह अवेलेबल नहीं है, सड़कें अनसेफ है, बच्चे बाहर जा नहीं सकते। तो वो बचपन जो फिज़िकल एक्टिविटी के अंदर गुजरना चाहिए, वो बचपन बच्चों का घरों में टेलीविज़न के आगे और मोबाइल पे गुजरता है। तो ये बच्चों की ओवरऑल हेल्थ के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और पेरेंट्स का एटीट्यूड अदरवाइज़ भी ऐसा है कि बच्चा सुबह स्कूल जाता है, स्कूल से वापस आता है, उसके बाद एकेडमी भेज देते हैं, रात तक वो एकेडमी में पढ़ता है, तो उसको फिज़िकल एक्टिविटी का प्लीज़ टाइम दें। और अगर ये टाइम उसको नहीं मिलेगा तो अगर वो बहुत कुछ पढ़ा भी जाएगा और एक अनहेल्दी एडल्ट बन के उठेगा तो वो पढ़ाई उसके किसी काम नहीं आएगी, किसी काम नहीं आएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर साहब, एक सवाल फिर यहाँ पर ये भी है कि आपने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे जो हैं मोटापे का शिकार हैं, तो जो मोटापे के शिकार बच्चे हैं उनमें डायबिटीज़ का ख़तरा कितना ज़्यादा होता है? देखिए, डायबिटीज़ का सबसे बड़ा जो एसोसिएशन है वो तो है ही मोटापा, जो टाइप 2 डायबिटीज़ आजकल दुनिया भर में फैल रही है। और इसमें अब तो हम ये देख रहे हैं कि पहले ये डायबिटीज़ थी, इसके बारे में हम सोचते थे कि ये 40 साल से ज़ायद उम्र के लोगों में होती है, आमतौर पर 50 के बाद होती है। लेकिन इसी मोटापे की वजह से अब टीन एजर बच्चों के अंदर भी टाइप 2 डायबिटीज़ का इंसिडेंस बढ़ चुका है। तो जाहिर है कि अगर टीन एजर्स में बढ़ गया है तो 20s में और ज़्यादा होगा, 30s में और ज़्यादा होगा। और ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव पार्ट होता है लाइफ का, 20s, 30s, 40s, जब बंदा इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, एक नई फैमिली शुरू कर रहा होता है, एक फैमिली का हेड होता है। तो इस ज़माने में अगर कोई डायबिटीज़
जैसी मुस्तकिल बीमारी का शिकार हो जाए, एक ऐसी बीमारी का बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी जिसके साथ एसोसिएटेड है, तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। और इसके लिए मैं फिर कहूँगा कि नेशनल लेवल के ऊपर पॉलिसी बनाने की और हर सेक्टर के अंदर इक़दामात करने की ज़रूरत है, यानी हाउसिंग सेक्टर के अंदर, टाउन प्लानिंग के अंदर, स्कूल्स के अंदर, स्कूल्स के करिकुलम के अंदर, पेरेंट्स की एजुकेशन के अंदर, मीडिया के अंदर जो एडवर्टीजमेंट पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में उनको दोबारा रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। जब तक ये एक होलिस्टिक तरीके से ये इशू एड्रेस नहीं होगा, अनफॉर्चुनेटली हम इस एपिडेमिक के ऊपर काबू नहीं पा सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि टीन एजर्स में भी डायबिटीज़ का मर्ज़ इस वक्त बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अगर मोटापे की बात कीजिए वो तो एक अलग बात है, लेकिन अक्सर मैंने बच्चों को देखा है कि ज़्यादा मोटे भी नहीं हैं, या ज़्यादा क्या बिल्कुल मोटे भी नहीं हैं, लेकिन वो भी मोटापे का शिकार हैं। इसकी वजूहात एक तो क्या हैं, और दूसरी चीज़ मौरूसी जो डायबिटीज़ है वो किस हद तक फैल रही है हमारे मुल्क में? देखिए डायबिटीज़ इज़ एन इंटरप्ले ऑफ जीन्स एंड एनवायरनमेंट। तो इसमें जीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, 50% रोल जीन्स का है। और जेनेटिकली प्री डिस्पोज जो लोग हैं उनमें चांस डायबिटीज़ का ज़ाहिर है कि ज़्यादा होता है, लेकिन इस जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन को एनवायरमेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसी तरह अगर किसी में जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन कम भी हो, लेकिन उसको मुस्तकिल तौर पर ऐसा डायबिटोजेनिक एनवायरनमेंट मिले, डायबिटीज़ कॉज करने वाला एनवायरनमेंट मिले, तो उसको भी डायबिटीज़ का चांस बढ़ जाएगा। तो अच्छा। जीन्स और एनवायरनमेंट का इंटरप्ले है, और इसमें मैं समझता हूँ कि जीन्स को तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ चेंज हो सकती है वो एनवायरनमेंट है, हमारी डाइट है, हमारे फिजिकल एक्टिविटी के पैटर्न्स हैं, हमारी रोज़मर्रा की रूटीन्स हैं। तो इनके ऊपर इनको चेंज करने में हमें काम करना चाहिए। अच्छा, और जीन्स के बारे में जाहिर है कि इस बात पे एक और भी बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि हमारे जो अब ये जनरेशन है वो पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स इनके बगैर रहती नहीं है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि हर गली में, हर मोहल्ले में इस तरह की शॉप्स बहुत आम खुल गई हैं। बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स या इस तरह के जो जंक फूड हैं बहुत आम खुल गई हैं। मतलब लोगों की एक्सेस अब बहुत इजी हो गई है इन चीज़ों की तरफ, जो कि बहुत ख़तरनाक है इन बीमारियों के हवाले से। जी बिल्कुल, और ये जो फास्ट फूड की एक्सेस है, इसी ने पूरी दुनिया में डायबिटीज़ की ये एपिडेमिक क्रिएट की है। फ्रिज की इजाद ने, फास्ट फूड की एक्सेस ने, मशीनों की के इस्तेमाल ने, इन तमाम चीज़ों ने फ़िज़िकल एक्टिविटी को रिड्यूस किया, और खाने पीने के अंदर जो है वो एक इम्बैलेंस क्रिएट किया है। तो जितनी भी फास्ट फूड्स हैं, दे आर रिच इन फैट, दे आर रिच इन सॉल्ट, दे आर रिच इन स्वीटनर्स। तो ये सब की सब ख़तरनाक हैं, सब हैं। मैं तो रेकमेंड करूँगा कि घर का खाना खाइए, सब्ज़ी के साथ नॉर्मल जो हम रोटी खाते थे या चावल खाते थे, जो फलों का इस्तेमाल है, सलाद का इस्तेमाल है, ये हमारी खुराक के अंदर होना चाहिए। और ये फास्ट फूड से और जंक फूड से और फिजी ड्रिंक से, इन चीज़ों से जितना अपने आप को बचाएं उतना ही फ़ायदेमंद होगा। और वही बात कि पाकिस्तान में इस वक्त डायबिटीज़ इस हद तक ख़तरनाक हद तक बढ़ रहा है कि आने वाले कुछ सालों में अगर हमने इस पर कंट्रोल नहीं किया तो खुदा न खास्ता हम में से हर घर में एक शख्स डायबिटीज़ का शिकार ज़रूर होगा। डॉक्टर उस्मान ज़फ़र हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। अभी एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से हम वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे मुल्क में फ़नकारों की कमी भी नहीं है और कदर भी नहीं है। मतलब अगर ये बात की जाए कि हम जिसको कहते हैं ना ईंट उठाएं तो कोई ना कोई फ़नकार मिलता है, तो ये गलत नहीं होगा। इतने आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, इतने लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि बेताब हैं कि उनको मौका मिले, वो सामने आएँ और अपने फ़न का मुजाहिरा करें। लेकिन साथ ही साथ एक ये भी बात है कि हमारे मुल्क में फ़नकारों की कदर भी नहीं है। और जब से फिल्म इंडस्ट्री हमारी ज़वाल का शिकार हुई है तो कई ऐसे फ़नकार हैं जो कि तब जब फिल्म इंडस्ट्री उरूज पे थी
तब उनका नाम था, लेकिन जैसे ही फिल्म इंडस्ट्री जवाल का शिकार हुई तब उनका भी नाम कहीं नज़र नहीं आया। आज आपको एक ऐसे फ़नकार से मिलवाऊंगी जिन्होंने फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग के तौर पे भी काफ़ी अरसा काम किया, लेकिन साथ ही साथ वो कई फ़नकारों की आवाज़ में, कई गुलकारों की आवाज़ में कहना चाहिए, वो गुनगुना भी सकते हैं। जैन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जैन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। जैन, कहाँ गुम हो गए हैं आप? आपने तो खोए हो तुम कहाँ के लिए गाया था, आप खुद ही खो गए। हाँ, बस ये एक लंबी कहानी है और इसके पीछे जो है वो काफ़ी चीज़ें हैं जो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मैं कुछ नाराज़ सा भी हो गया था, तो फिर नियो वालों ने जो है मुझे लाहौर रंग जब लॉन्च हुआ तो उसके टाइटल सॉन्ग के लिए बुलाया। अच्छा। क्योंकि मैं लिखता भी हूँ, गाता भी हूँ और म्यूज़िक भी कंपोज करता हूँ। जब गुल साहब की जो पहली फिल्म थी खोए हो तुम कहाँ, उसमें मैंने म्यूज़िक भी कंपोज किया था, सॉन्ग्स भी गाए थे और लिखे भी थे। अच्छा। और वो उस वक्त की सुपरहिट फिल्म थी। अच्छा जैन, आपकी बात को कंटिन्यू करने से पहले मैं चाहूंगी उसी फिल्म का कोई एक गाना गाएं ताकि लोगों को वो याद ताज़ा हो जाए कि आपने क्या उस वक्त गाने गाए थे। आंचल है क्यों ढलका हुआ, काजल है क्यों बिखरा हुआ, आंखों में तेरी रत जगा और रूप भी निखरा हुआ, चेहरे से तेरे इजहार हो गया, लगता है जैसे तुझे प्यार हो गया। ज़बरदस्त। अब यकीनन आप लोगों को याद आ गया होगा कि जैन ने कौन कौन से गाने गाए थे, क्योंकि अजब गुल साहब की फिल्म खोए हो तुम कहाँ बहुत मशहूर हुई थी और ये गाने भी बहुत मशहूर थे। जी जैन, आप बता रहे थे अपने बारे में। जी, मैं ये बता रहा था खोए हो तुम कहाँ, उस वक्त मेरी एज जो है वो 13-14 बरस की थी और मुझे जो अजब गुल साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया तो वो बड़े हाई लेवल पे करवा दिया। तो समटाइम ये होता है ना, बंदा अल्लाह से मांगता थोड़ा लेकिन अल्लाह इतना मिलता है कि वो संभाला नहीं जाता। तो मैं चूंकि एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, बिकॉज मैं शुरू में तो मैंने अपने आप को सॉन्ग राइटर नहीं समझा, तो मैं डिफरेंट शायरों की खिदमत करता रहा। अच्छा। तो बस वो ये कहते रहे कि हाँ तेन गाना लिख के देंगे। मैं बड़े नामवर लोग हैं लेकिन मैं अपनी सारी स्टोरी में किसी का नाम नहीं लूंगा, प्रॉब्लम्स तो मैं शेयर करूंगा ताकि मजीद जो टैलेंट की लेग पुलिंग है या डिस्करेजमेंट है या जो उनको उनके रास्ते रोके जाते हैं, मेरिट के नाम पे जो मेरिट की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, वो डिस्कस करेंगे लेकिन किसी का नाम नहीं लेंगे। और पहले भी मैंने यही किया, मेरे साथ जो भी हुआ मैंने सब्र किया और मैं साइड पे हो गया। तो खोए हो तुम कहाँ जब रिलीज हुई तो मैं रातों रात जो है वो सुपरस्टार बन गया और उस वक्त जो है वो मेरे सॉन्ग्स बहुत लोगों ने पसंद किए। तो लिरिक्स भी, म्यूजिक भी और उसकी जो सिंगिंग थी। और मैं आपको मजे की बात ये बताऊं कि तीनों शोबों में मेरी किसी किस्म की ना तो कोई लिसनिंग थी ना कोई मेरी, मतलब कोई किसी ने रहनुमाई नहीं की थी, आपको गाइड नहीं किया था, आपने खुद अपनी बेस पे सब कुछ किया। वो मैं सब करता रहा। मैंने थिएटर ज्वाइन किया क्योंकि वो अपनी प्लानिंग यही थी ना, तो मैंने कहा कि थिएटर चलते हैं, वहां से रास्ते बनेंगे। 2 साल मैंने स्टेज किया, तो वो भी स्टेज के 5-6 ड्रामे भी हैं, अभी भी हैं। तो मुझे वहाँ के लोगों ने, उमर शरीफ साहब ने, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो उन्होंने कहा कि जैन यार गाना सुना, पता लगा तेरी आवाज़ बड़ी अच्छी है। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो वैसे मैं एक्टर बनने आया था। कहता है सुना बे। मैंने कहा अच्छा। मैंने सुनाया उनको, हो सके तो मेरा एक काम करो। तो वो 2 बोल सुनाता हूँ फिर आगे स्टोरी सुनाता हूँ। जी जी। हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, मेरे शानों पे जुल्फे बिखेरो कभी, दिल की धड़कन के भी तार छेड़ो कभी, पास बैठो नजर से कलाम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो। जबरदस्त।
तो उन्होंने अरशद महमूद को ये मेरा ख्याल है गालिबन ये सैयद नूर साहब की फिल्म नहीं थी जी, जिसका गाना दुपट्टा था, चल रहा है, दुपट्टा चल रहा है। अरशद महमूद साहब को कॉल की उमर शरीफ साहब ने और कहा कि यार आवाज सुन जरा मेरे बच्चे की, मेरा शागिर्द है। मैंने सुनाई, कहता हाँ भाई, कहता अबे तू कौन सा सिंगर है ये देख मैं क्या सिंगर बना। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अबे तू कोई एक्टर वेक्टर नहीं बन सकता, तू ऐसा कर वहां पे स्टूडियो जा और गाना रिकॉर्ड कर। तो मैं उन दिनों रहा करता था एक शादमान में, एक रूम हुआ करता था, बड़े आर्टिस्ट जो है वहां से बन के निकले। एक रूम था उसमें नबील साहब, सऊद साहब, नगर एजाज साहब, नसीम विक्की साहब, अच्छा। ये 4 लोग वहां पे रहते थे अपने स्ट्रगल पीरियड में। तो मैं नसीम विक्की साहब का शागिर्द बना। तो नबील साहब ने आवाज सुनी तो उन्होंने मुझे एक टेप रिकॉर्डर प्रोवाइड किया। उस दौर में वो बड़ी बात होती थी। तो वो समटाइम वो लूडो खेल रहे होते थे ना, तो मैं यूं देखता था, कहता ना बेटा तू अपना काम कर रहे सर, कर रहे तो ये चीजें मुझे फिर मैडम नरगिस उन्होंने कहा कि जैन मेरे भरा दा स्टूडियो है पट्टी स्टूडियो, उत्थे जाया कर। मैं वहां पे गया। फिर ख्वाजा परवेज साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी भी मैंने बड़ी खिदमत की, लेकिन शायद अपनी मसरूफियत की वजह से मेरे लिए कुछ ना लिख सके। फिर जनाब मैंने ये किया कि मैंने जो है वो अल्लाह से मांगा, क्योंकि हमारी जो मैं एक मजहबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज भी हूँ और मेरी 2 बहनें आलिमा हैं, लेकिन हमारे घर में जो है ना इस चीज़ की मुखालफत नहीं है, टैलेंट की सलाहियतों की मुखालफत नहीं है। हमारे वालिद साहब अल्लाह के वली हैं, मेरी मदर, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जो फेम हासिल करें ना उसको वेस्ट करें, किसी अच्छे काम में लगाएं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब क्रिकेटर थे, अब प्राइम मिनिस्टर हैं। अबरार उल हक साहब ने बिल्लो के घर गाया, तो अब हॉस्पिटल में लोगों के काम आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने फिर जो है ना वो काम कंटिन्यू रखा और मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे लिए दुआएं की। फिर जनाब उस फिल्म के बाद लड़की पंजाबन के बाद फिर 4-5 और मूवीज थी जिनका मैं म्यूजिक बनाना मैंने शुरू कर दिया। ऑब्वियसली जिस नहज पे मुझे इंट्रोड्यूस करवाया गया था मुझे उसी में खेलना था, सरवाइव करना था। गुजरों की फिल्में नहीं की, गुंडागर्दी वाले फिल्में नहीं की, इसी फ्लेवर की फिल्में। लेकिन जैन क्या इसकी आप जो कह रहे हैं कि फिर आप एकदम से गायब हो गए, मतलब अगर हम इसको कहें कि एक जवाल आया एकदम से, इसकी क्या वजह ये भी कह सकते हैं कि आपने एक सिलेक्टेड काम ले लिया, आपने कहा कि नहीं मैं ये भी नहीं करूंगा वो भी नहीं करूंगा, सिलेक्टेड काम ले लिया, इसलिए आप आहिस्ता आहिस्ता मंजर से गायब होना शुरू हो गए। एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि जो आर्टिस्ट होता है ना, जो सच्चा फनकार होता है, मैं पता नहीं सच्चा हूँ कि नहीं हूँ, वो एक मजबूत पिलर होता है और उसको गिराने के लिए कई लोग धक्का लगाते हैं तब जाके गिरता है। मैंने एक वक्त मतलब गिर जाता है लेकिन अक्सर बहुत वक्त लगा के गिरते हैं। अब मुझे जो खोयो तुम कहाँ के बाद सैयद नूर साहब की ऑफर आई वो मैंने की। फिर जावेद शेख साहब ने अपनी फिल्म ये दिल आपका हुआ के लिए मुझे बुलाया, मैं गया। तो कहते हैं हाँ जैन मैं तुझे इंडिया लेके जाऊंगा। मेरी पॉलिसी में है कि मैं इंडिया नहीं जाता हूँ, मैंने यहाँ पे रह करके इंडिया की टक्कर का काम किया था। मेरा जब म्यूजिक आया तो अखबारात की कटिंग्स मेरे पास हैं जिसमें ये लिखा था कि ये कोई फर्जी नाम है, ये इंडियन सिंगर है, इंडियन म्यूजिक है। हालांकि एक महदूद से बजट में यहाँ मून मार्केट में मैंने वो सारा रिकॉर्ड किया था। आसमा लता जो कितने अरसे से बेचारी स्ट्रगल कर रही थी, लता जैसी वॉइस थी बहुत अच्छी, उनको कोई चांस नहीं मिलता था, तो उनके साथ मैंने ये कॉम्बिनेशन बनाया खुद से। अच्छा जैन आप हमारे साथ ही रहिएगा, आप अभी आपसे बात भी करनी है और अभी हमें ज्वाइन किया है बहुत सीनियर अदाकार, सीनियर हिदायतकार अजब गुल साहब ने और उनसे हम बात करेंगे जैन के हवाले से भी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल खैरियत, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अजब गुल साहब आपकी तख्लीक थी जैन, आपकी फिल्म आई खोए हो तुम कहाँ और जैन ने उस फिल्म से गाने का आगाज़ किया, लेकिन अभी जैन जो अपनी कहानी सुना रहे हैं वो बहुत अफसोसनाक है। अगर ये कहा जाए कि हमारे मुल्क में फ़नकारों की और ख़ास तौर पर जो गुलकार हैं, जो लोकल गुलकार हैं, उनकी बिल्कुल कदर नहीं की जाती, तो गलत तो नहीं होगा? पहली बात तो ये है कि ये तख्लीक अल्लाह की है, हम सब सारे इंसान अल्लाह ने बनाए, बेशक, और अल्लाह ने हमें उरूज और जवाल देना है और देता है और दिया है। तो जैन बड़ा अच्छा और बड़ा ज़हीन आदमी भी है और सिंगर भी है, और भाइयों की तरह बच्चों की तरह मुझे बहुत खुशी थी जब हम इकट्ठे काम करते थे, और इन्होंने बड़ी मेहनत और बड़ी लगन से अपना काम किया और फिर खूब दाद समेटी इन्होंने पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारे दोस्तों ने सराहा इनके काम को। मगर ये जो अब अगला हिस्सा आपने सवाल का कहा है कि इस मुल्क में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और वो कुछ अपनी बात बता रहे हैं, मैं तो खैर वो बात नहीं सुन पाया, मैं प्रोग्राम के इसी सवाल के हिस्से से अभी दाखिल हूँ आपके प्रोग्राम में, तो मुझे नहीं मालूम कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं या
क्या मसाइल है जिनको वो फेस कर रहे हैं। लेकिन ये अपनी जगह एक अटल हकीकत है कि इस मुल्क में जितना भी अच्छा क्रिएटिव काम जिन्होंने किया और बड़ा सेंसिटिव होके किया, तो उनके करियर को उतना ही धचका और उतनी परेशानियां आई। तो ये ज़हन के लिए या किसी और के लिए जो बहुत दिल से काम करते हैं उनके लिए कोई अचंभे की बात नहीं और ना ही ये कोई अजनबियत की बात है। सही। ऐसा हुआ है इस मुल्क में बहुत सारे लोगों के साथ। तो अब मुझे मालूम नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री भी जवाल का शिकार हो गई है। मतलब अगर हम अभी देखें तो पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी तादाद में फिल्में तो नहीं बन रही हैं, तो जो इस तरह के गुलकार थे उनका तो करियर वैसे ही खत्म हो गया। देखिए, जवाल तो खैर किसी भी इंडस्ट्री का ये जो लफ्ज है ये मैं मानता नहीं हूँ। जवाल सवाल इंडस्ट्रियों पे कभी भी नहीं आता। ये हमारी अपनी कोताहियां होती हैं, कुछ कमजोरियां होती हैं। मैं किसी की बात नहीं कर रहा, किसी एक इंडिविजुअल की, मैं पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। अब हॉलीवुड है, मुझे नहीं समझ आती कि उस पर सवाल क्यों नहीं आता। हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है, वो पिछले कोई 100-125 साल से चल रही है, समझ नहीं आती उनके ऊपर सवाल क्यों नहीं आता। तो ये हम पे ही क्यों आते हैं हर चीज में। यानी दुनिया का कोई भी कारोबार अगर आप पाकिस्तान में करें तो वो सवाल पजीर हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इसको एक्सपर्ट्स नहीं मिलते। अगर इनको सही तरह से कोई तजर्बाकार लोग मिले और प्रोफेशनल्स मिले जिनको समझ हो, सूझबूझ हो किसी काम की, तो कोई भी किसी किस्म का काम भी जो है ना वो डाउनफॉल का शिकार नहीं हो सकता अनटिल अनलेस कि उसको अगर आप खुद ना गिरा दें। सही। अच्छा, जैन भी हमारे साथ मौजूद है। जैन, आप अजब गुल साहब से खुद कोई बात करना चाहें? जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं जैन? अल्हम्दुलिल्लाह सर, तुसी सुनाओ, सब खैर खैर जी। ते मैं सर अपना आया और पहली कॉल ताड़ी आई है ते मैनू पता लग गया कि दोबारा मैं मार्केट से आन लगा और तुसी ही दोबारा मैनू लैके आ रहे हो। ते ढेर सारियां दुआवां करो मेरे वास्ते। और नीओ टीवी दे नाल मैं सारियां चीज़ां डिस्कस कीतियां। बाबा जी, ओही प्रॉब्लम्स ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮੁਨਾਫਕਤ, और मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ वो वाकया मैं सुनावांगा। चले अजब साहब से मैं तानू फोन करना बाद चो सर, मेरे वास्ते दुआ करो। बात करने के लिए उनसे रब्ता किया था। अजब गुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और जैन से हम बात कर रहे थे। जैन, आप अभी बता रहे थे कि आप 5 गुलकारों की आवाज़ में गुनगुना भी सकते हैं, गा भी सकते हैं। किसी की आवाज़ में सुनाए हमें कुछ? जी जी बिल्कुल, मैं 5 गुलकारों की नहीं, मैं मैक्सिमम सिंगर्स को गा सकता हूँ। अच्छा। तो मुझसे एक सवाल हुआ कि कौन सा सिंगर है जिसको गाने में प्रॉब्लम होती है, ये नहीं गा सकते। तो मैंने बताया कि एक फीमेल सिंगर, क्योंकि मैं फीमेल की आवाज़ तो नहीं बना सकता। दूसरा, दुनिया के वाहिद सिंगर ऐसे हैं जिनके मैं कॉपी नहीं कर सका, नुसरत फतेह अली खान साहब। वो तो उनकी तो कॉपी कोई नहीं कर सकता। उनकी आवाज़ में मैं कॉपी नहीं कर सका। अदरवाइज मैं हर सिंगर को। चलिए हमें रफ़ी साहब की आवाज़, रफ़ी का सुना देता हूँ। अकेले चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो अकेले चले आओ जहाँ हो, तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है, तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है, न अब मंजिल है कोई, न कोई रास्ता है, अकेले चले आओ। वाह वाह वाह, जबरदस्त। आज मैं थोड़ी सी माजरत चाहूँगा, बड़े अरसे के बाद इस तरह से लाइव सिंगिंग करने लगा हूँ। और जो नियो टीवी ने मुझे इनाम दिए हैं और जो उन्होंने मुझे जो चीज़ें दी हैं, उसमें कल से मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं अभी शो से पहले भी मैं रोता हुआ यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि बताओ ज़ैन क्या चाहिए। कि आप खुश होके जाएं। हमें अब साथ में मेहदी हसन साहब की आवाज़ में कुछ सुनाएं आप। प्यार भरे दो शर्मीले इनसे मिला है मेरे दिल को चैन, कोई
शर्माए। और आपको रूह अफ़ज़ा के किचन से खुश आमदीद कहते हैं और हम अभी किचन में मौजूद हैं, कुछ ड्रिंक बनाने जा रही हैं। अनम, क्या बनाएंगे हम? जी आयशा, कैसी हैं पहले आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं कोई मसला नहीं है, बिल्कुल नहीं, कोई इश्यू नहीं। अच्छा, सिंपल। सबसे पहले आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं, बेसिकली आज हम ड्रिंक बनाने जा रहे हैं। एक तो वो रूह अफ़ज़ा के साथ हम स्ट्रॉबेरी कोल्ड कॉफी बना रहे हैं। अच्छा, आपने ज्यादातर बड़ी रेगुलर कोल्ड कॉफी पी होगी, मतलब किसी फ्लेवर के साथ नहीं। मैंने कभी तो आज हम बनाएंगे उसको स्ट्रॉबेरी के फ्लेवर के साथ। तो ये बड़ी ही अच्छी और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो बड़ी रिफ्रेशिंग होती है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बड़े इजी से हैं। मैंने फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज ली हैं इसके लिए, और इसमें जाएगी कॉफी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब। जी, मतलब आप समझे कि 2 टेबलस्पून जो है कॉफी हम डालेंगे तकरीबन 4 ग्लास के अंदर। अच्छा, ठीक है। उसके बाद इसमें शुगर जाएगी तकरीबन 2 चम्मच के करीब। इसमें हमदर्द का जो हनी है वो जाएगा इसमें 2 से 3 टेबलस्पून, और इसके अंदर जाएगा रूह अफ़ज़ा, और मैं इसके अंदर ऐड करूंगी थोड़ी सी जो है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। क्योंकि आपको पता है कि कोल्ड कॉफी जो है वो विदाउट आइसक्रीम जो है वो इनकम्प्लीट है। तो मैं इसका प्रोसीजर स्टार्ट कर लेती हूँ। अच्छा, वनीला एसेंस मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी सिर्फ फ्लेवर के लिए। अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, अगर आपका दिल है डालने का तो डाल। अच्छा, वनीला एसेंस मतलब खुशबू के लिए होगा? जी बिल्कुल, सिर्फ खुशबू के लिए होगा। क्योंकि वैसे भी हम एक बार पहले भी बात कर रहे थे कि वनीला एसेंस को बहुत ध्यान से डालने की जरूरत होती है, उसकी क्वांटिटी के हिसाब से। अगर ज्यादा डाल दें तो वो कड़वा टेस्ट, बिल्कुल कड़वा टेस्ट कर देता है। हाँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। कम डाले तो इतना मसला नहीं होता क्योंकि खुशबू तो बहरहाल उसकी आ जाती है, लेकिन ज्यादा जो है वनीला एसेंस वो अक्सर खानों को आपके कड़वा कर देता है। स्वीट डिशेस में ही डलता है तो स्वीट डिशेस को कड़वा कर देता है। बहरहाल अनम ने सारी चीजें ऐड कर ली हैं। बिल्कुल सिंपल, आपने कुछ भी कोई इतना ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, बहुत इजी सी रेसिपी है। आप समझे कि 2 से 3 ड्रॉप्स दैट्स इट, इतना ही डालेंगे। उसके बाद जो है मैं इसके अंदर हमदर्द की जो हनी है वो ऐड करूंगी। अनम ने भी सारी हनी प्रोग्राम में यूज कर ली है। देखिए खत्म हो गई मेरी हनी। सही। और अब की हनी जो है वो सारे जितनी भी स्वीट डिशेस अब तक बनी है उसमें यूज हो गई, बॉटल सारी खाली हो गई है। इसको अच्छी तरीके से करेंगे ब्लेंड। अच्छा, वैसे सर्दी का मौसम खैर अब उस तरह तो नहीं आया है, लेकिन बहरहाल फिर भी सर्दी में आइसक्रीम खाने का भी अपना मजा होता है। और अगर आइसक्रीम वाली ड्रिंक हो तो फिर तो क्या ही कहने। अच्छा, अब आप ये देख रही होंगी ग्लास के अंदर जो है पहले से मैंने हमदर्द का रूह अफ़ज़ा डाला हुआ है। तकरीबन ये मैंने 1-1 टीस्पून जो है रूह अफ़ज़ा डाला। बेसिकली जब हम इसके अंदर पहले ये डालेंगे, उसके बाद फिर आइसक्रीम डालेंगे और ऊपर से शेक डालेंगे, तो कलर कॉम्बिनेशन जो है वो बड़ा अच्छा सा हो जाएगा। वो कलर भी ब्रेक होगा और साथ में वो एक आइसक्रीम का फ्लेवर भी आ जाएगा। और जब भी आप बनाएं इस तरह से कुछ भी करें तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कभी भी आपने वो नहीं डालना बीच में, आइसक्रीम पहले से नहीं डालनी क्योंकि मेल्ट हो जाएगी और आइसक्रीम का वो फ्लेवर भी नहीं आता। आपको पता है कि कोल्ड कॉफ़ी के साथ यूजुअली जो है आप आइसक्रीम जो है वो खुद से खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये जाएगा ये। और अच्छा, वही बात आ गई कि कलर बहुत नीचे से खूबसूरत आ रहा है। अभी मैं दिखाऊंगी भी, नीचे रूह अफ़ज़ा, ऊपर आइसक्रीम का पिंक कलर और ऊपर से ड्रिंक का। और अब हम इसको थोड़ी सी गार्निश करेंगे रूह अफ़ज़ा के साथ। ये तो हमें इस तरह आप देख लें, दोनों का कलर कितना, तीनों का बल्कि कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। थोड़ा सा हम ऊपर से हमदर्द का जो रूह अफ़ज़ा है वो ऐड करेंगे। उससे ये होगा कि इसका जो प्रॉपर वो जो एक फील भी है और एक लुक भी है, वो भी परफेक्ट हो जाएगी। बिल्कुल। तो जो ये हमारी आप देख सकते हैं जबरदस्त ड्रिंक तैयार हो गई है। और आपको पता है कि रूह अफ़ज़ा जो है वो 100 ईयर लेगेसी के साथ, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमदर्द का जो रूह अफ़ज़ा है वो फल और सब्जियों के अर्क से बनता है, जैसे सेब, संतरा, अनार और गुलाबों के जो फूल हैं उनके अर्क से जब निकलता है तो उससे जो है हमारा रूह अफ़ज़ा तैयार किया जाता है। और जब भी मैं रूह अफ़ज़ा डालती हूँ ना तो मुझे तो अपनी पुरानी सारी बातें, अपना बचपन और उससे लेकर जब हम छोटे स्कूल से आते थे, गर्मियाँ होती थी तो मामा पहले से बना के रखती थी। अरे आपको पता है रूह अफ़ज़ा में आप कितनी वेरिएशन कर सकते हैं। अच्छा, अब तो इतने सारे ड्रिंक्स आ गए हैं, लेकिन जो रूह अफ़ज़ा की अपनी खासियत है या जो पहले वाली एक वो जायका है वो अभी भी बरकरार है।
तो अभी तो खैर सर्दियां चल रही हैं, लेकिन फिर भी कई चीजें ऐसी हैं, मैं वही तो कह रही हूँ, कई चीजें ऐसी हैं जिनमें आप रूह अफ़ज़ा ऐड करके वो फ्लेवर को डबल कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास सर्दियों की भी एक सौगात है, वो ये है कि एप्पल साइडर विनेगर है हमारे पास हमदर्द का, उससे हम क्या कर सकते हैं कि अपने सूप में डाल के पी सकते हैं। डाइट कॉन्शियस है, सैलेड में डालें, और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, क्विक वेट लॉस चाहिए आपको, तो 1 कप वार्म वाटर में आप 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून जो है आप हमदर्द का, ये तो ज़बरदस्ती हमने रेसिपीज और टिप्स भी बता दी हैं साथ साथ, बल्कि हमारे किचन से आपको बहुत सारी टिप्स भी सुनने को साथ साथ मिल जाती हैं। बहरहाल आज का ड्रिंक भी रेडी है और हम इसको पियेंगे प्रोग्राम के बाद। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।